गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 8वीं कक्षा के सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारा आज चौथा अध्याय चल रहा है कानूनों की समझ। तो कानूनों की समझ अध्याय में कानून किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये हमने समझा था। साधारण बिल किस प्रकार से कानून का रूप लेते हैं, धन बिल किस प्रकार से कानून बनते हैं, बजट कैसे पास किया जाता है, लोकसभा में वह किस प्रक्रिया से पास होता है, बाद में राज्यसभा में और बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति से कैसे कानून बनता है। तो ये सब हमने पढ़ा था, समझा था। अब आगे हम समझते हैं कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। तो क्या कानून सब पर लागू होते हैं, अर्थात क्या कानून सभी के लिए समान हैं। तो बच्चों, हमारे देश में हम जानते हैं कि कानून का शासन है और कानून के शासन का अर्थ ही यही होता है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत में कानून का शासन लागू किया गया है और सभी नागरिकों में बिना किसी धर्म, जाति, रंग, लिंग, वंश, वर्ग आदि के भेदभाव के बिना कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। तो संविधान की धारा 14 में हम देखते हैं कि धारा 14 में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान माने गए हैं। धारा 15 में सभी को सामाजिक समानता का अधिकार है, अर्थात धर्म, जाति, रंग, लिंग, वंश के आधार पर सरकारी नौकरियों में या अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 17 में अस्पृश्यता विरोधी कानून, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत विरोधी कानून पास किया गया है। तो इस प्रकार हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश में कानून का शासन लागू किया गया है और जो सब पर समान रूप से लागू होता है। जो कानून एक गरीब व्यक्ति पर, एक मजदूर पर, एक किसान पर लागू है, वही कानून एक बड़े से बड़े सरकारी अधिकारी पर, बड़े से बड़े व्यवसायी पर और बड़े से बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उन पर भी उसी प्रकार से लागू है। यदि एक साधारण व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने पर जो सजा उसके लिए निर्धारित की जाती है, वही सजा अगर कोई मंत्री या कोई धनवान व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी उसकी वही सजा होती है। तो इस प्रकार हमारे देश में समानता के आधार पर कानून का शासन लागू है। हम देख रहे हैं कि अब जो कोरोना वायरस चल रहा है, जिसके कारण जैसे लॉकडाउन देश में लगाया गया है, तो अगर इस कानून का कोई विरोध करता है तो वो चाहे कितना ही अमीर होता है, कितने ऊंचे पद पर होता है, तो उसके विरुद्ध जो कार्यवाही होती है वही कार्यवाही एक गरीब पर भी, मतलब सभी पर समान रूप से कार्यवाही होती है। तो ये है कानूनों की समानता जो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। तो बच्चों, क्या हमारे देश में कानून की ये समानता का शासन प्रारंभ से ही था? तो प्राचीन समय को अगर हम देखें तो प्राचीन समय में स्थानीय कानून लागू होते थे। स्थानीय कानून कि राजाओं के द्वारा अपने क्षेत्र में, सभी राजाओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कानून लगाए जाते थे और उनमें, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो राजतंत्र व्यवस्था थी, राजतंत्र जहाँ राजा का शासन होता है, तो राजा जो समय ही कार्यपालिका, समय ही विधानपालिका और न्यायपालिका के कार्य करता था, अर्थात समय कानून बनाता, समय लागू करता और समय ही न्याय करता था। तो प्रत्येक राजा के जैसे उनके विचार होते थे, जैसा स्वभाव होता था, उसी प्रकार वो अपने राज्य में कानूनों का निर्माण करता था। तो कानून सभी पर समानता के आधार पर लागू नहीं होते थे। जातीय भेदभाव भी कानूनों में था। जो कानून एक क्षत्रिय
पर लागू होते थे। वो कानून अगर जैसे कोई एक कानून का विरोध एक क्षत्रिय के द्वारा किया जाता है तो उसे उतनी सजा नहीं मिलती थी। अगर एक सवर्ण व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसको क्षत्रिय से कुछ अधिक सजा मिलती थी। और अगर एक शूद्र व्यक्ति के द्वारा, एक निम्न जाति के व्यक्ति के द्वारा उसका विरोध किया जाए तो उसको उनसे भी अधिक सजा मिलती थी। तो इस प्रकार से जातिगत भेदभाव के आधार पर उस समय कानून लागू किए जाते थे। तो राजतंत्र व्यवस्था के बाद हमारे देश में अंग्रेजों का शासन आया। ब्रिटिश सरकार ने भी अपने मनमानी के आधार पर ही कानून बनाए। उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार किया। अंग्रेजों के लिए सभी सुविधाएं होती थी, भारतीयों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। तो उनके कानून भी भेदभावपूर्ण थे और भारतीयों के ऊपर जो कानून लागू होते थे वो बहुत ही जैसे पक्षपात वाले कानून थे। तो जैसे कि 1857 में हमने देखा, 1857 में क्या हुआ था, जो स्वतंत्रता संघर्ष पहली क्रांति हुई थी। देखो, पहले तो भारतीय अंग्रेजों से डरते थे, उनके जुल्म चुपचाप सहन करते थे, उनके विरुद्ध बोलने का उनमें साहस नहीं था। उनके जुल्म से इतने डरते थे कि उनके विरुद्ध नहीं बोलते थे। धीरे धीरे उनके अत्याचार के विरुद्ध भारतीयों में कुछ एकजुटता होकर उनका विरोध करने का साहस हुआ और 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम जैसे हुआ। उसके बाद भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए 1870 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक राजद्रोह एक्ट पास किया गया। ये राजद्रोह एक्ट क्या था कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कोई भी भारतीय अगर उनकी कुछ थोड़ी भी आलोचना करता, कुछ भी बोलता उनके विरुद्ध, तो उसके ऊपर ही राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उसको गिरफ्तार किया जाता था और उसको सजा दी जाती थी। तो ये था मनमानेपन का कानून जो अंग्रेजी सरकार ने बगैर किसी का दोष साबित हुए, सिर्फ यह कहकर कि इसने तो सरकार की आलोचना की है, इसने सरकार का विरोध किया है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उन पर अत्याचार किए जाते थे। तो 1870 में अंग्रेजों ने जो राजद्रोह का एक्ट जो पास किया, ये उनके मनमानेपन की मिसाल था। इसी प्रकार जैसे 1919 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक नया कानून लागू किया गया। ये कानून था रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट क्या है? रोल्ट एक्ट एक ऐसा कानून जिस पर भारतीयों पर बगैर उनका कोई दोष साबित हुए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता, उनको गिरफ्तार किया जा सकता। तो ये कानून भी बहुत भेदभावपूर्ण था और भारतीयों पर अत्याचार करने वाला कानून था। तो 10 मार्च 1919 को अंग्रेजी सरकार के द्वारा रोल्ट एक्ट कानून लागू कर दिया गया। जब ये कानून लागू किया गया तो पूरे देश में इस कानून का विरोध हुआ। भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा इनका विरोध किया गया। पंजाब में भी बहुत बड़े लोग समूह ने इसका विरोध किया, इनके विरुद्ध हड़ताल के नारे लगाए और इनका विरोध करते हुए ही 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन जो थे, कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये रोल्ट एक्ट के विरुद्ध जब जनसभा कर रहे थे तो उस समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध लोगों ने फिर से जैसे अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो गए लोग कि उन्होंने इनको गिरफ्तार क्यों किया, और इनको छुड़वाने के लिए लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा की, जिसमें वे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को जैसे अंग्रेजी जो सरकार थी उनसे
छुड़वाने की मांग कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने जब ये बड़ी जनसभा जलियांवाला बाग में हो रही थी, तो उस समय अंग्रेजी जनरल डायर, उस समय अंग्रेजी जनरल कौन थे? डायर नाम था इनका। ये ब्रिटिश फौज की उन्होंने एक बड़ी टुकड़ी वहां पर वे ले गए और जलियांवाला बाग जो चारों तरफ जिसके ऊंची दीवारें थी और इनका जो गेट था, उस गेट में उन्होंने तोप लगा दी थी और सभी लोगों को अंदर ही अंदर अंधाधुंध गोलियों के द्वारा भूंद दिया गया। तो इतने जलियांवाला बाग में इतनी बड़ी जनसभा हो रही थी भारतीयों की, अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध जो सभा हो रही थी, तो उन सभी को वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। इतने लाखों लोग जैसे वहां पर मारे गए, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछ गई, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कितना बड़ा जैसे समूह, कितनी यहाँ पर जैसे लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। तो ये इतने बड़े स्तर पर निर्मम हत्याएं जो हुई थी, जिनको आज भी लोग नहीं भुला पा रहे हैं। तो ये अंग्रेजों के अत्याचार की परम सीमा थी। इससे पता लगता है कि अंग्रेजी शासन किस प्रकार से भारतीयों पर अत्याचार करते थे। धीरे धीरे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों ने फिर अपनी आवाज तेज की और अंग्रेजों ने फिर विवश होकर कानून निर्माण में कुछ भारतीयों को भी शामिल करना पड़ा। तो धीरे धीरे कानून व्यवस्था में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा और भारतीय भी कानून पेशे को अपनाने लगे, अर्थात भारतीय वकील बनने लगे और कुछ भारतीय जज बनकर जैसे कानून उसका भारतीयों के मुकदमों की सुनवाई करने लगे। तो इस प्रकार से भारतीयों को कुछ न्याय मिलने की उम्मीद उनके मन में जगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारा खुद का अपना संविधान बना, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने अपनाया। लोकतंत्र अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता के लिए कानून बनाने लगे और ये कानून समानता पर आधारित थे, किसी प्रकार का भेदभाव इनमें नहीं था। और कानूनों में समय के अनुसार कुछ बदलाव भी किए जाते हैं। देखो, समय के अनुसार नए कानून बनते हैं और परिस्थितियों और समय के अनुसार पुराने कानूनों में भी बदलाव करने पड़ते हैं। इस बदलाव को संशोधन कहते हैं। कानूनों में संशोधन करना, जो पुराने कानूनों में कुछ परिवर्तन बदलाव किया जाता है, उसे कानून में संशोधन करना कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अब कोरोना वायरस के समय सरकार के द्वारा कितने नए कानून लागू किए गए हैं। लोगों में सोशल डिस्टेंस रखने के लिए किस प्रकार से, जैसे यात्रा के समय या मार्केट जाते समय, खरीदारी करते समय उन्हें दूर दूर खड़ा होना, मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। ये परिस्थिति और समय के अनुसार नए नए कानून बनते हैं। ये कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया था। इसी प्रकार जनता को में लोगों की अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारे के लिए भी 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून पास हुआ। इसके अनुसार पिता की संपत्ति में उसके बेटे, बेटियों और जैसे उनकी माँ, मतलब यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद उसकी संपत्ति में उसके पुत्रों, उसकी पुत्री और उसकी पत्नी का समान रूप से अधिकार होता है। तो इस प्रकार से नए नए कानून बनते हैं। तो आज हम इतना ही जानेंगे कि कानून के समक्ष जैसे सभी के लिए कानून समान होते हैं, कानून के समक्ष समानता क्या होती है और किस प्रकार से प्राचीन समय में स्थानीय कानूनों के अंतर्गत जातीय भेदभाव होता था अंग्रेजी शासन काल में, कैसे कानून रहे, आगे कल करेंगे।